नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग पर सरकार ने लोकसभा में जवाब दे दिया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है, आइए समझते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, ये जवाब है केंद्र सरकार का। जेडीयू की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, पहले देश के कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की ओर से दिया जाता है। इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं, जिस पर बिहार कहीं से भी खरा नहीं उतरता। सरकार की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने बिहार की डिमांड पर विचार किया है, जिसके बाद 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विकास परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मामला नहीं बनता है। अब सवाल है कि वो कौन से मानदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है और उसे बिहार पूरा नहीं कर रहा। तो आइए वो भी जान लीजिए। किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिलने के लिए उस राज्य में पहाड़ी और कठिन इलाका होना जरूरी है। कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होना चाहिए। राज्य में आबादी का बड़ा हिस्सा जनजातीय हो। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान हो। राज्य में आर्थिक ढांचागत पिछड़ापन हो। प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम हो। विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए दो टूक जवाब पर जेडीयू की ओर से बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने में अगर तकनीकी दिक्कत है तो विशेष पैकेज दे दें, क्योंकि बिहार के तेज विकास के लिए विशेष आर्थिक मदद की दरकार है। बिहार सरकार की तरफ से और जनता दल यू की तरफ से हम लोगों ने यही कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, और अगर उसमें कुछ तकनीकी बाधा है तो हम लोग विशेष पैकेज चाहते हैं, विशेष मदद चाहते हैं। जेडीयू नेता भले ही विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज को ही देने की बात कह रहे हों, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेंकने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा है कि वे लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे और उन्होंने इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांगा। इधर लालू प्रसाद के बयान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद जब सत्ता में थे तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया और आज जब किसी लायक नहीं है तो पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। दिलाएंगे, इस्तीफा करें दे राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। बिल्कुल देना पड़ेगा। बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। जिस समय लालू यादव किंग मेकर अपने को कहते थे, उस समय विशेष राज्य दर्जा का नीतियां थी और उस समय भी कांग्रेस के जमाने में भी जो प्रश्न किया गया उसका जवाब देख लें, यही आता था जो अभी जवाब दी गई। लेकिन उस समय तो बिहार के लिए ये कुछ कर सकते थे, तो उस समय तो लाचार थे। आज जब किसी लायक नहीं है तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं,
पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। जिस समय कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे लालू जी, न इस्तीफा दिया, न करवाया, न ले पाया, उसका जवाब कौन देगा? अब तो वो नीतियां ही नहीं है। किसको बुड़बक बनाना चाहते हैं? बिहार के लोग मूर्ख हैं क्या? वहीं बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार के बाद बिहार कांग्रेस ने भी नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि जब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है और नीतीश कुमार के साथ जेडीयू को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लिए चुनौती का समय आ गया और उन्हें निर्णय लेना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कब किस मुंह से नीतीश जी और उनकी पार्टी बिहार की जनता से वोट मांगने जाएंगे, क्या कहेंगे? जिसने स्पेशल स्टेटस देने से साफ इनकार कर दिया, उसके लिए फिर वोट मांगने जाएंगे। तो बॉल नीतीश जी के पाले में, जदयू अपना स्टैंड क्लियर करे। और देखिए, आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 47,512 करोड़ का अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर दिया। सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि सदन में पहले दिन ही आने वाले दिनों की झलक भी दिखाई दी। हमेशा की तरह सदन के बाहर हाथों में तख्ती लहराते विपक्षी दलों के विधायकों की तस्वीर के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का सोमवार से आगाज हो गया। सत्र की शुरुआत होते ही रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने ओथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचकर उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 45,512 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बिहार के विकास में जो मूल बजट था हमारा 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट था। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट सप्लीमेंट्री के तौर पर 47,000 से अधिक का बजट हम लोगों ने पेश किया है, जिससे बिहार के विकास के लिए जो केंद्र से राशि मिलना है या बिहार में जो हम नई योजना हम लेने का काम कर रहे हैं, उन तमाम योजनाओं को पूर्ण करने के लिए बिहार विधानसभा विधान परिषद में हम लोगों ने इसको प्रस्तुत किया है। सोमवार को शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले विरोधी दलों के नेताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही वाम दलों के नेताओं ने बिहार विधानमंडल परिसर में मार्च निकाला और ये जता दिया कि आगे की कार्यवाही में उनके तेवर कैसे रहेंगे। वैसे ध्यान देने वाली बात ये रही कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं थे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और आज पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में मानसून सत्र को लेकर सत्ताधारी दल अपनी रणनीति पर चर्चा किया। बैठक में से नीतीश कुमार ने कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है और सभी के लिए काम करना है। 2005 से हम सभी के लिए काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मीटिंग में से नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 सीटें मिलेगी। क्या सर इंडिया विधायक दल के बैठक में क्या कुछ निकला सर? 2025 225 पूरा बिहार, पूरा हमारा परिवार, हमारा बिहार पूरा परिवार। मुख्यमंत्री ने कहा सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। और अब बात करेंगे, कल केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है। कल आने वाले बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। युवा, किसान और उद्योगपतियों की काफी उम्मीदें हैं। बिहार के लिए भी ये बजट कितना खास होने वाला है, उद्योगपतियों की क्या है आस, इसे लेकर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्यों से बात की है पटना संवाददाता रवि एस नारायण ने।
बिहार इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है BIA, और वहां पे लोगों से बात करते हैं कि जो उद्योगपति हैं या तमाम बिहार को देखते हुए इनकी उम्मीदें क्या है। हम लोग के यहाँ से वित्त मंत्री के यहाँ लोग गए थे, उनसे क्या सजेशन? एक सजेशन हम लोगों ने ये कहा है कि आप सारे देश में 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कीजिए, और हम लोग का ये मानना है कि कम से कम बिहार का 20 डिस्ट्रिक्ट वैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में निश्चित तौर पे आएगा। साथ में बड़े उद्योग को जहां तक लाने के सवाल है, वो बिना केंद्र के हस्तक्षेप के यहां नहीं आएगा। केंद्र हस्तक्षेप करे, उनको लाने के लिए यहां पर इंसेंटिव दे, स्पेशल इंसेंटिव, तभी वो यहां आएगा। और 4 आएगा तो 4 के पीछे 40 आ जाएंगे। इसलिए उद्योग के लिए उनको विशेष पहल करनी पड़ेगी। उम्मीद ऐसा है कि जो अपना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और मजबूत करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो उद्योग को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी हो, वो और आसान होना चाहिए, और सरकार को उद्योगपतियों पर भरोसा करना पड़ेगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे राज्य बिहार में कुछ नए बड़े उद्योग भी लगेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि 2 SEZ जो सैंक्शन हुआ है भारत सरकार के द्वारा, उसमें कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन आज हैं उसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमको मिलता है उसका यदि यूटिलाइजेशन 100% हो जाए, जो फंड आता है कमो बेश तो मिलता ही रहता है, तो यूटिलाइजेशन यदि हो गया तो ऐसे ही बिहार जो है काफी आगे बढ़ जाएगा। देखना होगा कि कल जब सीतारमन अपना बजट पेश करती हैं तो बिहार के उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा था। आज से जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो पीएम मोदी की पीड़ा दिखी और उन्होंने विरोध की जगह नकारात्मक विचारधारा हावी होने पर नाराजगी भी जताई। ढाई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत तरीका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर कहना पड़ा कि कैसे देश के पीएम को 2.5 घंटे तक सदन में बोलने नहीं दिया गया। पीएम ने बताया कैसे ये पूरा वाकया अलोकतांत्रिक था। पीएम ने बताया कि कैसे सकारात्मक राजनीति की दिशा को विपक्ष नकारात्मकता भरे स्वर से भटकाना चाहता है। पीएम ने बताया कि देश को प्रगति की विचारधारा की जरूरत है। जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। पीएम ने सभी सांसदों से अपील की, खासकर वैसे पुराने अनुभवी सांसदों से, कि वे नए सांसदों को मौका दें, चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश की प्रगति और विकास को एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ाने की बात कही। सदन में शांतिपूर्वक माहौल अपनाने की वकालत करते हुए पीएम ने कई संदेश दिए। पीएम ने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सकारात्मक माहौल रखने की बात कही तो 2029 के चुनाव की बात कहकर ये बताने की कोशिश की कि हमारी सरकार स्थिर है। सदन में हंगामे से ज्यादा काम हो तो ज्यादा बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बढ़ते आगे, दरभंगा से बीजेपी सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में आज बिहार में बाढ़ के मुद्दे को उठाया और सदन में सबके सामने बड़ी बात कही। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बिहार को बाढ़ से निजात दिला सकते हैं। उन्हें मोदी है तो मुमकिन है के नारे पर पूरा भरोसा है। नेपाल से आने वाली नदियों के
स्थान पर हाई डैम बनाने से उत्तर बिहार में आने वाली बाढ़ को रोका जा सकता है। इस दिशा में हमारी सरकार ने आवश्यक पहल किया है। महोदया, नेपाल से आने वाली नदियों के उद्गम स्थानों पर हाई डैम निर्माण की इस समस्या का अस्थायी समाधान होगा। हम सभी को इस वाक्य पर पूर्ण भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से उत्तर बिहार से अस्थायी बाढ़ से निदान सिर्फ मोदी सरकार ही दिला सकती है। अररिया की रानीगंज थाना पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और मामले में पुलिस ने मां सहित 4 मानव तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया और अपराधियों के पास से 7 साल की बच्ची का रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि मां ने बच्ची को 50,000 रुपए की लालच में तस्करों को बेच दिया था। मानव तस्करों के साथ पुलिस ने आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें कि मां सहित 4 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक मां ने अपनी 7 साल की बच्ची को बेच दिया था। तो उससे पूछताछ की गई। उस क्रम में पता चला कि जो इसकी मां थी, जिसका नाम कुनिया खातून है, इसने 50,000 में अपनी बच्ची को इन तीनों को बेच दिया था और इनका जो गिरोह है वो खरीदारी करके यहाँ से वैश्यावृत्ति या अन्य प्रयोजन से बाहर ले आता है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव दिखा है। बाइक सवार बदमाशों ने एक दूसरे बाइक सवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और बाइक सवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पचपैका गांव के विनोद महतो के रूप में हुई है। बाइक सवार 5 अपराधी आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दलसिंह सराय के डैनी चौक की एक घटना है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। वहीं भागलपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नहाने के दौरान 10 युवक नदी की तेज धारा में बह गए, जिनमें से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। इस हादसे के बाद लोग जो हैं तभी सबक नहीं ले रहे हैं। अभी भी लोग गहरे पानी में जाकर हादसे को न्योता दे रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। भागलपुर में बड़ा हादसा, नदी में बह गई 10 जिंदगी, हादसे को न्योता दे रहे लोग। सावन के पहले सोमवार पर देश के लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित करने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच भागलपुर में गंगा स्नान के दौरान 4 युवकों के पानी के तेज बहाव में डूबने से हड़कंप मच गया। घटना नवगछिया के नारायणपुर स्थित मथुरापुर जहाज घाट की है, जहां गंगा स्नान के दौरान ये हादसा हो गया। सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा स्नान करते हैं और यहीं से गंगा जल लेकर देवघर के लिए निकलते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी कर रखी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए और खुद अनुमान लगाइए कि क्या ये मौत को दावत देने जैसा नहीं है। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए नदी में बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि कोई भी गहरे पानी में ना जाए, लेकिन कुछ लोग ना सिर्फ बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं, बल्कि बैरिकेडिंग पार कर गहरी नदी में नहा रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी के दिन ही भागलपुर के नवगछिया में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 10 युवक बह गए थे, जिसमें कि 4 की मौत हो गई है। इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे। तस्वीर देखिए, ये अजगैबीनाथ धाम नमामि गंगे घाट की तस्वीर है और किस तरह से जो लोग यहाँ पर हैं वो बैरिकेडिंग को क्रॉस कर बीच नदी में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में खतरा जो है वो हो सकता है। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपसे अपील करता है कि प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग लगाई है उसके पार ना जाएं, नहीं करें ये गलती, बैरिकेडिंग के ऊपर ना चढ़ें, बैरिकेडिंग को पार ना करें, गहरे नदी में ना जाएं। नदी में इस वक्त पानी का स्तर काफी बढ़ गया है, पानी का बहाव भी काफी तेज है।
यही वजह है कि जब युवक नदी में नहाने गए तो तेज धारा की चपेट में आ गए। इस हादसे के बाद प्रशासन ने 4 युवकों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से गहरे नदी में नहीं जाने की अपील कर रहा है ताकि किसी भी तरह के खतरे से बचा जा सके। भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।